पूरा कई कानून बदले गए, लेकिन क्या सच में कुछ बदला? आसाराम बापू रेप केस, राम रहीम रेप। तमिलनाडु में रेप 2 साल की बच्ची का रेप कर देते हैं और रेप करने वाले थे उसके ही पड़ोसी। मेडिकल कॉलेज में एक दिल दहला देने वाली घटना हो जाती है। कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। निर्भया रेप केस, पूरा देश हिल गया था। काफी प्रोटेस्ट्स के बाद आरोपियों को सजा हुई, कई कानून बदले गए, लेकिन क्या सच में कुछ बदला? शक्ति मिल्स रेप केस, हाथरस रेप केस, काठुआ रेप केस, उन्नाव रेप केस, आसाराम बापू रेप केस, राम रहीम रेप केस, ये सारे रेप केसेस तो वो हैं जो कि मीडिया में आने की वजह से हाईलाइट हुए। न जाने कितने रेप केसेस ऐसे होते होंगे जो कि बिना हाईलाइट हुए दब के रह जाते हैं। पंजाब में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाता है तो लड़की के परिवार वाले लड़के की बहन का गैंग रेप करके बदला लेते हैं। उत्तराखंड में एक नर्स काम करके घर लौट रही थी तो उसके साथ क्या हुआ? उसका रेप हो गया। 22 साल की लड़की का उसके ही दोस्तों के द्वारा तमिलनाडु में रेप हो जाता है। राजस्थान में सिर्फ एक 2 साल की बच्ची का रेप कर देते हैं और रेप करने वाले थे उसके ही पड़ोसी। यूपी में एक बाप अपनी 13 साल की बेटी का रेप कर देता है। यूपी में एक सरकारी कर्मचारी 6 साल की बच्ची का रेप कर देता है। और ऐसे ही कई और रेप केसेस देश के हर राज्य से निकलते हैं, लेकिन इनमें से कितनों के बारे में आपने सुना है? इंडिया में साल 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 86 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं और न जाने कितने अनरजिस्टर्ड रह जाते हैं, और ये नंबर आज बढ़ चुका होगा। तो क्या सच में कुछ बदला है? और नहीं बदला तो क्यों नहीं बदला, और क्या इसको बदला जा सकता है? 9 अगस्त की रात कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक दिल दहला देने वाली घटना हो जाती है। एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी जो 36 घंटे से मरीजों की सेवा कर रही थी, जिसने कोई छोटे कपड़े नहीं पहने हुए थे, जो क्लबिंग नहीं कर रही थी, जिसने दारू नहीं पी रखी थी, जिसने किसी को कोई गलत सिग्नल नहीं दिया था, बस अपना काम कर रही थी इसी उम्मीद में कि एक दिन डॉक्टर बन के देश की सेवा करेगी, उसका बहुत ही दरिंदगी से रेप और मर्डर हो जाता है। जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. उसकी बॉडी सेमी न्यूड कंडीशंस में मिलती है, कई सारे चोट के निशानों के साथ। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस घटना को लगभग 9 दिन हो चुके होंगे, लेकिन दुख की बात जानते हैं क्या है कि वो बेचारी लड़की तो अब नहीं रही इस दुनिया में, उसके रेपिस्ट आज भी जिंदा है। और उनमें से एक पुलिस कस्टडी में रोटियां तोड़ रहा है, जिन रोटियों को हमारे टैक्स के पैसों से बनाया जाता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोई ऑन कॉल रूम नहीं होने की वजह से ये थकी हारी लड़की सेमिनार हॉल में जाकर थोड़ा आराम करती है, लेकिन उसको क्या पता था कि कल की सुबह नहीं होगी उसके लिए। अगले दिन सुबह उसके घर वालों को कॉल करके बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। इंसिडेंट के 12 घंटों के बाद तक बॉडी घर वालों को देखने नहीं दी जाती है। घर वालों के और लोकल स्टूडेंट्स के आउटरेज के बाद जब पुलिस थोड़ा एक्शन में आती है, तब जाकर के तो बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है। दुख इस बात का भी है कि फॉरेंसिक टीम को क्राइम सीन पे आने में 5 घंटे लग जाते हैं, और जो सैंपल्स वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, ब्लड, सीमेन और बाकी सारे सैंपल्स, उनको लगभग 3 दिन के बाद फॉरेंसिक्स के लिए भेजा जाता है। एक ऐसा क्राइम जहां टाइम इज ऑफ द एसेंस, हर मिनट के साथ एविडेंस खराब होता जाता है, वहां इतना डिले क्यों हुआ? एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इस डिले की वजह प्रोटोकॉल्स और पेपर वर्क को बताया। ट्रू है तुम्हारे ऐसे प्रोटोकॉल को जिसकी वजह से किसी को इंसाफ मिलने में डिले हो या किसी को इंसाफ ही न मिल सके। खैर, पोस्टमार्टम में तो ऐसे डिटेल्स निकल के सामने आते हैं जिसको बोलते हुए एक इंसान की आत्मा कांप जाए, उसके रोंगटे खड़े हो जाए। परवर्टेड सेक्सुअलिटी और जेनिटल टॉर्चर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ उस ऑटोप्सी रिपोर्ट में। लड़की की आंख और मुंह से खून निकल रहा होता है, उसके नेल्स और फिंगर्स को काटा गया होता है, उसकी आंखों में कांच घुसाया गया होता है, उसके पैर 90 डिग्रीज पे फाड़ दिए गए होते हैं, उसके लिप्स, चेहरे, पेट, थाइज हर जगह मारने के निशान होते हैं। और अपनी काम वासना को पूरा करने के बाद ये दरिंदे उस बेचारी का गला घोट के उसको मार देते हैं। दिस वॉज नॉट जस्ट अ रेप, इट वॉज अ मर्डर, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है।
हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन और वहां की सरकार इस तरह मिली हुई है कि हॉस्पिटल के अंदर जहां ये इंसिडेंट हुआ था वहां रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया, पेंटिंग और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया ताकि एविडेंस को मिटाया जा सके। किसने दी है ये रिनोवेशन की परमिशन? इन सब के बाद आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष, इनके नाम के आगे डॉक्टर मत लगाइए क्योंकि डॉक्टर लगाने से डॉक्टर्स की बेइज्जती होगी, वो ये कहते हैं कि इतनी रात को वो लड़की सेमिनार हॉल में क्या कर रही थी। वाह भाई साहब, यहाँ भी आपने लड़की की ये गलती निकाल दी। वैसे सही तो बोला है, वो लड़की हॉस्पिटल में काम क्यों कर रही थी? क्यों उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा? क्यों वो मेहनत से लोगों की सेवा कर रही थी? वो घर में भी तो रह सकती थी, हाउसवाइफ भी तो बन सकती थी ना। ओ वेट, हाउसवाइफ भी तो सेफ नहीं है इस देश में। इस इंसिडेंट के मेन अक्यूज्ड संजय रॉय 4 शादियां कर चुके हैं। हर एक वाइफ के साथ उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस किया है। एक वाइफ तो प्रेग्नेंट थी जब उसको मारा था। कैसा दरिंदा इंसान है। हॉस्पिटल में इंटर्न्स के साथ मोलेस्टेशन की अफवाहें, इनके फोन से गोर ब्रूटल टाइप के पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स मिले हैं। ये इंसान नहीं, सच में राक्षस ही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि संजय रॉय कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर हैं। ये सिविक वॉलंटियर्स कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होते हैं जिनको कुछ 12-14 हज़ार की सैलरी मिलती है और ये पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल, सिक्योरिटी जैसी चीजों में हेल्प करते हैं। तो क्या ये सिविक वॉलंटियर्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता है? एक नॉर्मल प्राइवेट नौकरी में जब आप अप्लाई करो तो सिलेक्शन के बाद 10 चीजें पता की जाती हैं, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। तो क्या यहाँ वो लोग जिनके ऊपर समाज की रक्षा की जिम्मेदारी है उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए? और अगर हुआ तो पुलिस को ये क्यों नहीं पता लगा कि ये ऑलरेडी एक हिंसक विचारधारा के व्यक्ति हैं और इन्हें हॉस्पिटल में ड्यूटी पे क्यों लगाया गया? इनको सिविक वॉलंटियर के रूप में सेलेक्ट क्यों किया गया? संजय रॉय को तब पकड़ा गया जब सेमिनार हॉल के पास के एक सीसीटीवी में इनकी फुटेज दिखाई दी और सेमिनार हॉल से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब ब्लूटूथ डिवाइस को सारे पोटेंशियल कल्प्रिट्स के फोन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की तो ये संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। लेकिन ये संजय का कॉन्फिडेंस देखो, बंगाल की पुलिस व्यवस्था पे इनका भरोसा देखो कि इतना भयानक काम करने के बाद भी वो व्यक्ति शांति से पुलिस बैरक्स में जाकर के सो जाता है, क्योंकि शायद उसको पता है कि मैक्स टू मैक्स 6 महीना 1 साल, फिर जैसे ही मामला शांत हो जाएगा इसके मालिक इसको बचा लेंगे। यहाँ तक कि मीडिया के सामने संजय कहता है कि लटकाना है तो लटका दो फांसी पे। ये घमंड, ये एरोगेंस कैसे हो सकता है किसी के पास अगर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है तो? बंगाल सरकार संदेश खली के बाद भी रेपिस्ट और क्रिमिनल्स का साथ देने से नहीं बचती दिखाई दे रही है। प्रिंसिपल संदीप घोष ने पब्लिक प्रेशर और स्टूडेंट्स के आउटरीच की वजह से आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल पोस्ट से रिजाइन तो कर दिया और ये रेजिग्नेशन तथाकथित तौर पे मोरल ग्राउंड्स पे दिया गया था। लेकिन रेजिग्नेशन के ठीक 8 घंटे के बाद इन्होंने कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया, फिर से एज अ प्रिंसिपल। ये कैसा मोरल ग्राउंड है भाई? ये कैसी मोरालिटी है? कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपनी हियरिंग में संदीप घोष को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके एक्शंस आफ्टर द इंसिडेंट वेर वेरी डिसहार्टनिंग और उनको तुरंत से तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पोस्ट को छोड़ने के लिए कहा गया। संदीप नाम का ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा माफिया है। वो वहाँ एडमिशन रैकेट चलाता है, काफी करप्ट व्यक्ति है ये। स्टूडेंट को अल्कोहल प्रोवाइड करना, टेंडर ऑर्डर्स पे कमीशन लेना, इस जैसी बातें इसके लिए बहुत कॉमन है। भाई साहब काफी सारी सिक्योरिटी और बाउंसर्स लेकर के चलते हैं। एक प्रिंसिपल को इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? प्रिंसिपल का काम है स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, स्टूडेंट से डील करना, ना कि टेररिस्ट से डील करना। तो इतनी सिक्योरिटी क्यों थी इनके पास? अभी कुछ दिनों पहले ही संदेश खली हुआ था। आप में से कोई कमेंट करके बताएगा कि क्या हुआ वहां के अक्यूज्ड का? आप में से कोई बताएगा कि इतनी बड़ी इंसिडेंट के बाद भी जो रिसेंट लोकसभा इलेक्शंस हुए थे वहां पे कौन सी पार्टी बंगाल में मेजॉरिटी लेकर के आई थी? ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को बोला कि संडे तक कुछ नहीं किया तो मामला सीबीआई को चला जाएगा। संडे तक? आर यू सीरियस? ऐसे केसेस में 1 सेकंड भी 1 साल के बराबर होते हैं और ये औरत संडे तक का टाइम दे रही है ताकि एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा सके। जब एविडेंस ही नहीं बचेगा तो सीबीआई क्या ही कर लेगी। हाई कोर्ट ने फिर से इंटरवीन करते हुए ये केस तुरंत सीबीआई को देने की बात कही। क्यों ऐसा महसूस होता है हम लोगों को कि वहां की सरकार विक्टिम से ज्यादा कल्प्रिट्स के साथ है? क्या ममता बनर्जी जिम्मेदार है? क्या वहां की सरकार जिम्मेदार है? या आप और हम जिम्मेदार हैं जो कि संदेश खली के बाद भी ऐसी सरकार को मेजॉरिटी दिलाते हैं? यहाँ कई सवाल उठते हैं। इस इंसिडेंट को सुसाइड एंगल क्यों दिया गया? फैमिली को बॉडी क्यों नहीं देखने मिली? हॉस्पिटल में रेनोवेशन का काम क्यों शुरू हुआ? एविडेंस टेम्परिंग क्यों हुई? फॉरेंसिक्स में सैंपल भेजने में 3 दिन क्यों लगे? संदीप घोष को रेजिग्नेशन के 12 घंटे के अंदर या फिर सिर्फ 8 घंटे के अंदर दोबारा जॉब कैसे लगी? सरकार ने संडे तक का वेट करने को क्यों बोला?
लेकिन इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। लेकिन क्या ये भारत देश का आखिरी रेप केस है? बहुत सारा आउटरीच हो रहा है, लोग सड़कों पे उतर आए हैं, स्ट्राइक्स हो रहे हैं। क्या 9 अगस्त के बाद से आज तक भारत में कोई रेप नहीं हुआ होगा? किसी लड़की को छेड़ा नहीं गया होगा? किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा नहीं हुई होगी? या किसी बच्ची को मॉलेस्ट नहीं किया गया होगा? संभावना है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी देश के किसी न किसी कोने में कोई न कोई लड़की मदद की भीख मांग रही है, और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी किसी न किसी की इज्जत शर्मसार हो रही होगी। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या इसको रोका नहीं जा सकता है? सबसे पहले तो हमें यह बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि अगर कोई प्राणी रेप करने जैसी बात सोचता भी है तो वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। उसके ऊपर कोई ह्यूमन राइट्स लागू नहीं होने चाहिए। उसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपने और आपके घरों में कॉकरोचेस को ट्रीट करते हैं, चप्पल, झाड़ू और केमिकल से मार करके। कभी सुना है आपने कि कोई कॉकरोच को घर में पालता हो? अगर नहीं तो हम क्यों पाल रहे हैं इन रेपिस्ट्स को अपने जेल में? अगर साबित हो गया है कि रेप किया है, अगर पता है कि गुनहगार है, तो हम जेल भेजने की बात क्यों करते हैं? और अगर फांसी भी दे रहे हैं तो क्यों छुपा करके एक कमरे में फांसी दे रहे हैं? फांसी से तो एक बार में मौत आ जाएगी। जो दर्द उस लड़की ने फील किया होगा, जो ह्यूमिलिएशन उस लड़की ने फील किया होगा, जो हेल्पलेसनेस उस लड़की ने फील किया होगा, जिसके साथ ये कल्प्रिट्स रेप करते हैं, उसका तो 1% भी फांसी या जेल होने पे इनको फील नहीं हुआ ना। क्यों आरजीकर कॉलेज रेप केस में आज ऑलमोस्ट 9 दिन हो गए हैं और सही से इंक्वायरी भी शुरू नहीं हुई है? इन्हीं सब वजहों से संजय जैसे लोग बोल पाते हैं कि लटकाना है तो लटका दो फांसी पे। रेप की सजा ऐसी खौफनाक होनी चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति रेप का ख्याल लाने से पहले भी 1000 बार सोचे। रेप का सोच के व्यक्ति के साथ पुश्ते उसको याद आ जाए। इतनी भयानक सजा होनी चाहिए रेप के गुनहगारों को। इनको फांसी नहीं मिलनी चाहिए, इनको शरेआम चौराहे पर लटका देना चाहिए, और तब तक लटकाना चाहिए जब तक इनका शरीर सूख के कंकाल न हो जाए, और फिर भी इनको मारो मत। इनकी मौत शर्मिंदगी, भूख और तड़प से होनी चाहिए। जो भी फिजिकल असॉल्ट इन्होंने विक्टिम के साथ किया है वो इनके साथ भी होना चाहिए। इनके भी नाखूनों को खींच के निकाल दो, इनके भी शरीर पे सिगरेट से दाग दो, इनकी भी आंखों में कांच के टुकड़े भर दो और इनके अंदर भी लोहे का सरिया डाल दो। एक ऐसी सजा दो कि देखने वाले की रूह कांप उठे, सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं, और जो भी कोई ह्यूमन राइट्स का झंडा लेकर के इनको बचाने के लिए आता है उनको भी जेल में डाल दो। दरिंदों के साथ सिंपैथी करने वाले लोग भी दरिंदे हैं, राक्षसों को बचाने वाले लोग भी राक्षस हैं। सरेआम ऐसे लोगों का सर धड़ से अलग कर देना चाहिए, तब जाकर के शायद महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित हो पाए, तब जाकर के ऐसे दरिंदे कम हो पाए। क्योंकि जेल भेजने से जीवन आसान हो जाता है, बिना मेहनत के इनको रोटी मिल जाती है, सर पे एक छत मिल जाती है, जेल से तो परोल भी मिल जाती है। लेकिन क्या उस बेचारी लड़की का जिसका रेप और मर्डर हुआ है, क्या उसको कभी परोल मिल पाएगा? आज जब मेरी बहन इंस्टा पे पोस्ट डालती है कि ऑल मेन आर द सेम, मैं उससे बहस नहीं कर पाता हूँ। आज जब मेरी दोस्त पोस्ट डालती है कि वाई आर मेन साइलेंट, मैं उससे बहस नहीं कर पाता हूँ, चाहे कितना भी इंडिपेंडेंट बोल दूं। आज भी जब बहन रात को ऑफिस से घर लौटती है तो डर लगता है कि पहुंची कि नहीं। रात में मम्मी के साथ बाइक पे जाने से डर लगता है। जब बहन बोलती है कि उसको सोलो ट्रिप करना है तो मैं उसको डांट देता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि उसने कोई गलत बात बोली है, इसलिए कि कहीं उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। मेरी आप सबसे एक विनती है, अगर आपके घर में माँ, बहन, बेटी है, और अगर नहीं भी है, अगर आप एक इंसान हैं, तो मेरी आप सबसे एक अपील है कि गुस्सा ठंडा मत होने दीजिएगा। रेप के लॉज में बदलाव की जरूरत है, जब तक वो बदलाव ना आ जाए चुप मत होइएगा, वरना आज से फिर 4-5 साल के बाद कोई एक न्यूज़ हाईलाइट होगी और इन 5 सालों के दौरान हजारों औरतों और बच्चे चुपचाप शोषण का शिकार हो चुके हों।